नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने गांधी जी के सत्याग्रह की तरह उपवास रख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि तानाशाही रवैये और केजरीवाल को नाजायज रूप से गिरफ्तार करके प्रताड़ित करने, आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के कुचक्र के खिलाफ उपवास किया। और उस उपवास के दौरान भाषण भी हुआ और पूरी दिल्ली ने सुना। और पूरी दिल्ली अब क्या फैसला करेगी यह तो समय बताएगा। 4 जून को पता चलेगा कि दिल्ली का मिजाज क्या है, प्रधानमंत्री के प्रति या आम आदमी पार्टी के प्रति, केजरीवाल के प्रति। लेकिन इतना निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही रवैये से ही 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि इन 10 वर्षों में उनके पास बताने के लिए क्या किया है और किस तरह से भारत को विकसित कर रहे हैं, किस रास्ते पर भारत को ले जाना चाहते हैं और कितना विकास किया है, यह सब कुछ बताने के लिए नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं है। इसलिए और चुनाव जीतना भी जरूरी है, इसलिए तानाशाही रुख अख्तियार करके जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं, इसकी भर्त्सना न सिर्फ देश में हो रही है बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। पहले जर्मनी ने विरोध किया, उसके बाद अमेरिका ने और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने। और दुनिया के जितने भी मीडिया हाउस हैं विकसित देशों के, वहां हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तानाशाही रुख की ही आलोचना की जा रही है। और भारत में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही रवैये से चुनाव जीतने का ऐलान कर चुके हैं और 2 मुख्यमंत्रियों को, सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूस दिया, तमाम सांसदों को जेल में ठूस दिया, और जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा आचार संहिता लागू होने के बाद कभी नहीं हुआ है। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं और यह देश देख रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए कितने झूठ और जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से विपक्ष के प्रचार को अपने पक्ष में कर रहे हैं और विपक्ष को निकम्मा साबित कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। और राम मंदिर को लेकर के जो जन जागृति जगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसका कोई फायदा होते हुए इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए इन्होंने तानाशाही रुख अख्तियार किया और तानाशाही के खिलाफ न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि संपूर्ण विपक्ष संघर्षरत है और हर लोग अपनी अपनी जगह तानाशाही रवैये का विरोध कर रहे हैं। वो चाहे ममता बनर्जी बंगाल में हो। आज ममता बनर्जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और कहा है कि बंगाल से इन्हें खदेड़ दिया जाएगा, अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इसी तरह से हर राज्यों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलाफत की जाए, इनके तानाशाही रवैये को उजागर किया जाए और इस देश के मतदाताओं को बताया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से तानाशाही रवैया अपना करके चुनाव जीतना चाहते हैं, तो शायद इसका फायदा मिल सकता है विपक्ष को। इस बीच 21 मार्च को इलेक्टोरल घोटाले का
आखिरी दस्तावेज सामने आता है और उसी दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चुनावी घोटाला ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इसे तमाम अर्थशास्त्रियों ने, यहाँ तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर ने भी कहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। और उस घोटाले को दबाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन ईडी का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी मनी ट्रेल नहीं चला है, कोई भी ट्रायल कोर्ट में मुकदमा नहीं चला है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है। इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उस पीएलएमए कानून का सहारा लिया गया है जिसमें गिरफ्तार किसी को भी किया जा सकता है, चाहे भले वो कोई गुनाह किया हो या ना किया हो। और जब तक वो बेगुनाह नहीं साबित होगा तब तक वह जेल से बाहर नहीं आ सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की थी, उस कोशिश में नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें गहराई तक हैं, संविधान की जड़ें गहराई तक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को रिहा कर दिया, जमानत दे दिया, और यही जमानत लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक हिम्मत नहीं पड़ी जजों की कि उन्हें बेल दे सकें। क्योंकि इस तानाशाही के युग में, अघोषित इमरजेंसी के समय में जजों को भी डर लगता है कि उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी एक्सीडेंट सड़क पर हो सकता है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इससे बचने के लिए किसी को बेल नहीं दे रहे हैं। जो कोई भी अपराधी हो, आर्थिक अपराधी हो, सामाजिक अपराधी हो, किसी को बेल देने की जैसे परंपरा ही खत्म कर दिया है मोदी युग में अदालतों ने, छोटी अदालतों ने। और वही लोग जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी कोर्ट से मतलब कि जिला न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इनकी गिद्ध दृष्टि है और वहां तक ये अपना प्रभाव रखते हैं। शुक्र मनाइए कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ऐसे रीढ़ वाले नेता हैं जिन्हें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी भगवा गैंग झुका नहीं सकी है। इनके पहले रंजन गोगोई को किस तरह से झुकाया गया था और किस तरह से अयोध्या का फैसला लिया गया था, इसे सारी दुनिया जानती है। अयोध्या का फैसला, बाबरी मस्जिद के खिलाफ राम मंदिर बनाने का फैसला अपने आप में वो भी चौंकाने वाला है। जो फैसला हुआ था उस पर किसी जज का हस्ताक्षर नहीं हुआ था। किसी भी फैसले में, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, हर जगह फैसले पर जज के हस्ताक्षर होते हैं। तो तानाशाही का ही नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकलते हैं और वे कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और उन जजों की श्रेणी में रंजन गोगोई भी थे, जो कि बाद में चीफ जस्टिस बने और उनसे मनचाहा फैसला सुनवाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उन्हें बाद में राज्यसभा भेज दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नहीं, 2014 में जब जीत करके आए थे तभी से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, लेकिन आज वो उस तानाशाही प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि चुनाव जीतना है उन्हें किसी भी तरह से। साम दाम दंड भेद, सीबीआई, ईडी, आईटी, जैसे भी वो चुनाव जीतना है, इसके लिए भले ही तानाशाह के रूप में पूरी दुनिया में कुख्यात हो जाए, इसकी फिक्र नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और कुख्यात हो भी रहे हैं। मैंने बताया आपको कि पहले जर्मनी ने इंडिया के ऊपर कमेंट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भद्द पिटी, उसके बाद अमेरिका ने, उसके बाद यूएन ने,
तो सारी दुनिया में जहां ये विश्व गुरु अपने को कहते थे, कोई नहीं मानता था इन्हें, अपने आप अपने को अपने अंधभक्तों से विश्व गुरु कहलवाते थे, उसी दुनिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति दोयम दर्जे की हो गई है। भारत की साख गिर रही है विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए इसलिए कि कांग्रेस चुनाव न लड़ सके। चुनाव पे जो खर्चे होते हैं उन खर्चों की पाइपलाइन को काटने का काम किया और इसके अलावा 1700 करोड़ रुपए फाइन लगा दिया। 31 साल पुराने किसी फाइनेंशियल चूक हो गई और उसके लिए 1700 करोड़ फाइन लगा दिया। न सिर्फ कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के लिए बैंक खाते सीज किए गए, 1700 करोड़ रुपए की फाइन लगी, बल्कि वामपंथी पार्टियों के खिलाफ भी इन्होंने ऐसी कार्रवाई की जैसी कार्रवाई आज तक कभी नहीं हुई है। और कोई इतना बड़ा अपराध, आर्थिक अपराध भी नहीं था। उन्होंने पुराना पैन कार्ड इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए उनके ऊपर, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर 1500 करोड़ रुपए का लगा दिया दंड, पेनाल्टी। अब कैसे 1500 करोड़ रुपए वामपंथी दे पाएंगे, सोचने की बात है, लेकिन मामला अदालत में जाएगा और अदालत से राहत मिलेगी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के गठबंधन को अखबारों में विज्ञापन छापने से रोका जा रहा है। चुनावी चंदा घोटाला पर एक विज्ञापन देना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, चंदा दो धंधा लो, ऐसा विज्ञापन था। उस पर रोक लगा दिया, किसी भी बड़े अखबार या मझोले अखबार ने नहीं छापा। तो ये सब परिस्थितियां क्या बताती हैं? अपोजिशन कैंडिडेट जैसे ही घोषित हो रहा है वैसे ही उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हो रही है। अमोल कीर्तिकर जो कि महाराष्ट्र के नेता हैं, इनका नाम जैसे ही सांसदीय पद पर लड़ने के लिए नाम घोषित होता है, वैसे ही इनके खिलाफ ईडी सक्रिय हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 2024 को जीतना चाहते हैं, 2024 इतना कठिन है उनके लिए कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का अंदरूनी सर्वे चीख चीख करके कह रहा है कि 200 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं बीजेपी को, और 272 कम से कम जादुई आंकड़ा होता है जिसे पाने पर सरकार बनाई जा सकती है। ऐसे में इन 72 सीटों का जुगाड़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, उसे देखा जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा था कि एक डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। आज वह उन्हीं की बात चरितार्थ हो रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 का चुनाव मैच फिक्सिंग से जीता जाएगा, क्योंकि ये तानाशाह प्रधानमंत्री के तानाशाही रवैये के तहत संपन्न हो रहा है। चुनाव आयोग इनका है। चुनाव आयोग में नियुक्ति कैसे हुई, चुनाव आयुक्तों की आप अच्छी तरह समझते हैं। चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को इन्होंने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त निर्मित करने वाली कमेटी में नहीं रखा गया। अब अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी, जिसमें कि बहुमत मोदी और शाह का, इसलिए अपनी मर्जी से जिस तरह से
चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया है, उससे यही लगता है कि चुनाव आयुक्त भी अब इनकी कठपुतली होगा। जैसे जैसे ये कहेंगे वैसे वैसे चुनाव आयोग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी आचार संहिता की कितनी धज्जियां उड़ा रहे हैं, पहले भी उड़ा चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ कभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और विपक्ष के खिलाफ हमेशा होती है और इस बार भी हो रही है। तो जो कुछ हो रहा है इस देश में, क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? क्या इससे संविधान बचेगा? जी नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही इस देश को चेता चुके हैं कि अगर 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, मनुवाद हावी हो जाएगा और मनुस्मृति को संविधान की जगह पेश कर दिया जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा 2025 तक। तो जो स्थिति आज देश में है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विपक्ष तो जिम्मेदार हो नहीं सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर जिम्मेदार है। अंदरूनी आंकड़े उन्हें, सर्वे के आंकड़े उन्हें चौंका रहे हैं और इस देश में जो विपक्षी खेमे में एक सन्नाटा सा है, कहीं इनके प्रति मतदाताओं की सहानुभूति न जुड़ जाए और इस देश की जनता इस समय खामोश है, बड़ी खामोशी से प्रधानमंत्री को ऑब्जर्व कर रही है, उनके तानाशाही रवैये को देख रही है। अभी कल गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था, मैं भी गया था उसमें और देखा कि सड़कों पर सन्नाटा। एक प्रधानमंत्री का रोड शो है, सन्नाटा था बिल्कुल। इसका मतलब कि कोई प्रधानमंत्री के चेहरे को नहीं देखना चाहता है, कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता है? बहुत से कारण हैं। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है और जो प्रधानमंत्री तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, जिस तरह से संविधान को खत्म कर रहे हैं, इसको लेकर के जनता के अंदर दबी हुई आग की तरह एक चिंगारी है और वो चिंगारी चुनाव शुरू होने पर भड़केगी और ऐसे नहीं दिखाई देगी। ईवीएम के सहारे इस देश की जनता इस बार अपने गुस्से का इजहार करेगी और देखिएगा जो आंकड़े आ रहे हैं अंदरूनी वो सच होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुरी तरह से हार होगी। बस इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही रवैया अपना करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हैं, आप तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, आप लाइव होते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं यह सब भी ब्रॉडकास्ट एक्ट के तहत बंद होने जा रहा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने का काम अब होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़े समय पहले कहा था कि अगर 2024 हम जीतेंगे तो बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो धमाका यही होगा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी, ब्रॉडकास्ट एक्ट लाया जाएगा, सोशल मीडिया को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, संविधान के मौलिक ढांचे को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। संविधान बदलने की बात तो पहले ही हो चुकी है, उसे अंजाम दिया जाएगा, लोकतंत्र को ढहाने का काम किया जाएगा, क्योंकि 1925 तक इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को आरएसएस के सपने को साकार करना है। इसलिए कुछ भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 जीतने के बाद। और इस बात को अगर राहुल गांधी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं
और देश का बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा है और समझ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। 140 करोड़ लोगों को लोकतंत्र से महरूम करना चाहते हैं, राजतंत्र लाना चाहते हैं। और उस राजतंत्र में क्या स्थिति होगी उसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सिर्फ सवर्ण जातियां शासन में, प्रशासन में, नौकरियों में हर जगह होंगी। बाकी जिनका शूद्र का पेशा जो होता है, जातियों का जो पेशा होता है, अपने अपने पेशे को अपनाएंगी मनुस्मृति को लागू होने के बाद। और उस समय प्रधानमंत्री राजा होंगे। और इस राजा होने की मुनादी अमित शाह बहुत पहले कर चुके हैं एक रैली में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत में 30-40 साल तक राज करेंगे। और जब संवैधानिक तौर तरीकों से, लोकतांत्रिक तौर तरीकों से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तब उनके पास बस यही रवैया है कि तानाशाही रुख अपना करके संविधान को बदल दिया जाए, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए और हिंदू राष्ट्र बना करके एक राजा की तरह राज किया जाए। और इसकी आहट उसी दिन मिल गई थी जब नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगोल को लेकर के पूरे संसद भवन में टहलना शुरू किया था और उस सिंगोल के सामने साष्टांग पड़ गए थे। तो तानाशाही के जरिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंसूबा बनाए हुए हैं चुनाव जीतने का, इसमें कई किंतु और परंतु भी हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं खत्म कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जड़ें बहुत गहराई तक भेजी हैं और उन जड़ों तक ये नहीं पहुंच सकेंगे। इस देश की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी और भले ही विपक्ष कमजोर है, भले ही विपक्ष को खत्म कर दिया है, खत्म कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों तक को जेल में ठूंस चुके हैं, लेकिन जनता जब चुनाव लड़ेगी, जनसैलाब उमड़ेगा 98 करोड़ 97 करोड़ मतदाताओं का, तो उसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हेकड़ी हवा हो जाएगी और इन्हें जीत नहीं हासिल हो पाएगी। कितना भी असंवैधानिक काम कर लें, कितना भी अलोकतांत्रिक काम कर लें, कितना भी तानाशाही रवैया अपना लें, भारतीय जनता पार्टी 2024 नहीं जीतने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।